हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विस्ट। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। फेडरलिज्म से शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने फेडरलिज्म की देखी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली डेफिनेशंस को देखा था। एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सकता है, जैसे कि फेडरलिज्म की बात करेंगे तो संघ की बात करते हैं, हिंदी में इसको संघवाद कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आप ग्रुपिज्म बनाते हैं। ग्रुपिज्म करने का सेंस आता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी चीज को संघ कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे फेमस इंडिया की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सेवक संघ है ना, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। यानी सिंपल सा लैंग्वेज आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे अलग अलग स्तर पे लोग जुड़े हुए, राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं, ब्लॉक स्तर पे हो जाएंगे, पंचायत स्तर पे हो जाएंगे, जिला स्तर पे हो जाएंगे, तो अलग अलग स्तर पे होते हैं, है ना। यानी कि लेबल्स की बात करेंगे तो यही लेबल कहीं ना कहीं फेडरलिज्म में दिखाई देता है। जब पावर ऑफ गवर्नेंस की बात हम करेंगे तो पावर ऑफ गवर्नेंस को जब अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल जो देश के लिए हो, स्टेट लेवल जो पूरे स्टेट के लिए हो, फिर हम बात करेंगे एट द लेवल लोकल लेवल, जैसे कि हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी दिखाई देती है, हमारे यहाँ पे पंचायत दिखाई देती है। तो जब इस लेवल पे कोई डिवाइडेशन किया जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को भी फेडरलिज्म कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था फेडरलिज्म के डिफिनेशन को देखा था, और ये हमने देखा था कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है ना। जिसके दो एग्जांपल भी हमने देखा था कि श्रीलंका वाला केस देखा था, फिर बेल्जियम की बात कर रहे थे। श्रीलंका भी क्या था, यूनिटरी मेथड था, वहां पे भी मतलब यूनियन गवर्नमेंट थी वहां पर रहती थी, है ना। फिर हमने क्या देखा, दूसरा चीज श्रीलंका वाला केस में वहां पे भी यूनिटरी था, बट बेल्जियम ने अपने आप को यूनिटरी से चेंज कर दिया, किसमें, तो चेंज किया फेडरलिज्म के, पावर को डिवाइड किया, अच्छे ढंग से रहना शुरू करता है। श्रीलंका ने ये चीज नहीं की, उसने पावर अपनी सेंट्रल के पास ही रखी। तो ये जो चीजें होती है, इसी चीज को कहीं ना कहीं हम लोग फेडरलिज्म के तौर पे देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली क्या होगा कि वो टॉपिक होगा आपको बेसिकली फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग। ये दो चीजों को जो आपको ध्यान में रख के चलना है कि ये दोनों होते क्या है, ठीक है, कि बेसिक कहा जाए, ठीक है, कि ये दोनों चीज होते क्या है, कि फीचर्स भी हमें पढ़ने हैं, है ना। यानी कि मान के चलिए कोई कंट्री अगर फेडरलिज्म कंट्री क्यों कहेंगे, किस आधार पे कहा जा सकता है कि कोई कंट्री फेडरलिज्म है कि नहीं है। अब ये आधार जो होता है कहीं ना कहीं उसके फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज करता है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना। कि आपसे पूछा जा सकता है राइट द 5 की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। बुक में अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे क्या देगा कि बुक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 5-6 पॉइंट दिखाई देंगे, है ना। अगर हमने सिंपल से बात की तो आप देख सकते हैं, अगर एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिखाई देंगे, है ना। इन 7 पॉइंट को जो हम एकदम इजी वे में समझते जाएंगे कि ये 7 पॉइंट होते क्या है, ठीक है ना। देख सकते हैं 4 पॉइंट वो थे आपके, 5वां पॉइंट यहाँ पे, 6ठा पॉइंट यहाँ पे है, और 7वें पॉइंट की बात करें तो 7वां पॉइंट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 7 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये 7 पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि आखिर इसकी बात क्या हो गया, 7 पॉइंट होते क्या है। नेसेसिटी वाली बात की बात करेंगे तो नेसेसिटी आखिर होते क्या है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कि अगर हम बात करेंगे कि बेसिकली कहा जाए कि इसके फीचर्स क्या होंगे, तो ये आपके फीचर्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही। पहला फीचर जो आपको दिखाई देगा कि वो क्या है कि दे आर द 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म का सबसे पहला ही फीचर्स होता है कि इसके बिना कोई भी फीचर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। जैसे हमने पहले ही शुरुआत के वीडियो में ही बात की थी कि जहां पे हम फेडरल की बात करेंगे तो वहां पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, मिनिमम 2 लेवल तो होना ही चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 से कम हुआ तो 2 से कम करने का मतलब एक होता है जहां पे आप यूनिटरी मेथड देखेंगे, है ना, या यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है ना। ये फेडरल फॉर्म होने का मतलब क्या होता है कि जब लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, है ना, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न एट द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिक्शन। कि यहाँ पे वर्ड आ जाता है जुडिक्शन। तो जुडिक्शन कहने का सेंस क्या बनता है, कार्य क्षेत्र कहेंगे, अधिकार क्षेत्र बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है जुडिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें आती क्या यहाँ से हैं, देखते हैं इस चीज को। जैसे कि हमने क्या देखा कि एग्जाम्पल हम जब भी पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल एक देते हैं कि एक स्कूल के आप एक क्लास को ही देखिए,
ये एक जुडिक्शन को समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। एक बच्चे जो पढ़ते हैं, है ना, एक क्लास में पढ़ते हैं, जो 5 सब्जेक्ट उनके मेन होते हैं, जो भी 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी उसमें क्लास टीचर पढ़ाता है ना, क्लास टीचर तो नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट टीचर जो कहेंगे पढ़ाता है, तो उसका उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होता है कि जुडिक्शन होता है कि पहले वो क्या पढ़ाना चाहता है, कब उसका टेस्ट लेना चाहता है, टेस्ट में क्या देना चाहता है, तो ये उसके अंडर कंट्रोल होता है। इसी चीज को कहा जाता है जुडिक्शन, मतलब एक अधिकार क्षेत्र जहां पे वो अपना डिसीजन खुद से ले सके, उसको क्या कहा जाएगा, तो जुडिक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम भी देखेंगे कि देश के अंदर भी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो जुडिक्शन करने का सेंस क्या होता है, ठीक है, जहां पे आप क्या करते हैं कि बेसिकली आप एक ही सिटीजन्स पे अलग अलग वे में आप गवर्न करते हैं। सिटीजन्स अलग नहीं होंगे, जैसे हमने कहा कि हम ऐसा नहीं होता कि हम बिहार में अगर हम बात करते हैं, अगर हम बेतिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ एरिया जो है किसी एक जगह को दे दिया जाए। जैसे कि हमने कहा कि सपोज करते हैं नॉर्थ जो पार्ट है वो हमने स्टेट को दे दिया, वेस्टर्न पार्ट है हमने क्या कर दिया, सेंट्रल को दे दिया, है ना, ईस्टर्न पार्ट है हम स्टेट को दे, लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और मान के चलिए अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो एक हम पंचायत लेवल को दे रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं कि बेसिकली कहा जाए सारी की सारी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है एक ही सिटीजन्स पे गवर्न करेगी, मगर उनका जुडिक्शन क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि आप हम ये लोग हैं, हम पे क्या होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेसिकली एमपी के थ्रू रूल करते हैं, एमएलए के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट करती है, नगर परिषद या नगर पार्षद के रूप में नगर पालिका या बेसिकली पंचायत के इलाकों में पंचायत जो है वहां पे गवर्न करती है। अब यहाँ पे हमने देखिए की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे लॉ बनाना हो लेजिस्लेशन के मामले में, तो देख सकते हैं कि सेंट्रल के द्वारा बनाया हुआ लॉ हम पे लागू होता है, स्टेट के द्वारा बनाया हुआ लॉ हम ही पे लागू होता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो हम सेंटर को भी अलग टैक्स देते हैं, स्टेट को हम अलग टैक्स देते हैं, हम अपने लोकल म्यूनिसपैलिटी को भी अब एक अलग टैक्स देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। तो इसी चीज को कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली एक ही सिटीजन्स पे गवर्न करती है, मगर एक अलग अलग लेवल पे ये गवर्न कर पाते हैं, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट की बात होती है कि अगर मान के चलिए कि उनका जो लेजिस्लेशन का मैटर हुआ, टैक्सेशन का मैटर हुआ या एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हुआ, या अगर सिंपल वे में कहा जाए जुडिक्शंस, तो कहीं ना कहीं तो स्पेसिफिक में कहा जाए कि वो मेंशन रहेगा ना कहीं पे। ऐसा तो नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं हम यहाँ पे लेंगे या वो इस मैटर पे हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे या दूसरे मैटर पे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कहा यह जाता है कि जितने भी आपके पार्ट होंगे, अगर जुडिक्शंस की बात की जाएगी, वो मेंशन होते हैं कहाँ पे, तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होते हैं, यानी ऑल द जुडिक्शंस, है ना, इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। The jurisdiction of the respective level of tier of government are specified in the constitution, so the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। मतलब कहने का सेंस क्या बनता है कि कहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन यूज करने, कहाँ पे आप अपना अधिकार यूज करेंगे, है ना, किस प्रकार से आपका अधिकार बांटा क्षेत्र, आपका जुडिक्शन बांटा जाएगा, ये सारी की सारी बातें जो होती है मेंशन होती है कहाँ पे, तो ये मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आप देखेंगे एक एक आर्टिकल बनाए गए हैं जहां पे आपको जुडिक्शन का एक अलग पार्ट हो जाता है ना। जैसे कि हमने कहा कि एमपी के लिए अलग रखे गए हैं, राज्यसभा राज्य के लिए अलग रखे गए हैं, लोकल पंचायत हमने देखा कि बेसिकली हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के रूप में, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बनाए भी गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर चीज मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां से ये राइट्स मिलते हैं हर एक लेवल को कि वो अपने पावर को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीजें जो दिखाई देती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना जरूरी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं रहता तो कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल पे क्या करती, ऑक्यूपाइड कर लेती, कैप्चर कर सकती थी कि कहां बात के चलिए आपके अधिकार कहां पे है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हमने कहा कि आप अपने मित्र को पैसे देते हैं, अगर वो कहीं पे मेंशन नहीं किए गए, उस पर साइन नहीं कराए गए, जब आप उससे पैसे डिमांड करने जाएंगे कि हम आपको उधार दिया है आप उसे वापस करें, तो क्या बोलेगा कि आपने कहां लिखा बताइए, क्या प्रूफ है कि आपको जो अधिकार दिए गए। तो ये प्रूफ जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोवाइड कराता है कि ये हमारे राइट्स है, ये हमारा जुडिक्शन है, इसमें कोई दूसरा अधिकार व्यक्ति जो है या संस्थान जो है उसमें अधिकार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं कि अगर मान के चले कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पे अगर ये अधिकार दे दिए गए तो बात ये भी आती है कि उसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। अब चेंज करने की बात आएगी कि अगर एक लेवल व्यक्ति अगर उसको चेंज कर पाता है, ठीक है, तो जब और उसको चेंज कर सकता है तो इसका मतलब क्या सेंस बनता है कि वो अधिकार लिखने का कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो इसीलिए एक नया इसमें प्रोविजन भी डाल दिया जाता है, एक नया क्लॉज भी डाल दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल कहा जाए कि फंडामेंटल प्रोविजन जो होता है
उसको कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली उसको चेंज नहीं कर सकती है। मतलब कहने का सेंस क्या बनेगा कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है एक बार में उसको चेंज नहीं कर सकती है, अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है, जब तक दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट ना आ पाए। अगर हम इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इंडिया में क्या देखा जाता है कि कोई भी चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिकली क्या होता है, पार्लियामेंट में होता है। और पार्लियामेंट में हम क्या जानते हैं कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली करें, यहाँ पे लोकसभा है ना, हम यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की। फिर हम क्या बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा जो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, राज्यसभा जो आपको राज्य को या बेसिकली स्टेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो जब तक इन लोग की आम सहमति नहीं होती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं होता है, सिवाय मनी बिल को छोड़ के। और मनी बिल जो होता है कहीं ना कहीं गारंटेड नहीं होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से आपको दिया जाए। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये जो चेंजेस करने का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर चेंज करती है। इसी चीज को कहा जाता है कि आपका यूनिलेटरी चेंज बना नहीं, सॉरी, यूनिलेटरी चेंज नहीं कर सकती जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा से जब तक पास नहीं होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पास नहीं होगा, ये चेंज नहीं माने जाएंगे या चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे छठा नंबर, है ना, सॉरी पांचवा नंबर। पांचवा क्या होता है कि अगर मान के चलिए दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई हो गई है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बांध रहे हैं, तो एक सीधा वक्त ये बनता है कि कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर होगा। ठीक है, अब ये झगड़ा होगा तो उसका सॉल्यूशन कम कर सकता है ना। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो सीधी बात है कि जिसके द्वारा जुडिक्शन सिस्टम बनाए जाएंगे, जिस लेवल के द्वारा बनाए जाएंगे, उसका झुकाव उसके प्रति हो जाएगा। यानी हमें बोला जाए कि प्रॉपर जो है जुडिक्शन जो देखने को नहीं मिलेगा या न्याय यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो एक यहाँ पे किसी भी फेडरलिज्म में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना मस्ट होता है, जो एज एम्पायर की तरह काम करेगी कि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होगा किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में तो वो उसको सॉल्व कर सकती है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे इंडिया पे क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी भी है। तो ये किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान में नहीं रखती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये अपना डिसीजन लेती है, जिससे कि कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो इजिली वे में ये सॉल्व हो सकता है। अगला मैटर आता है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अगर मान के चलिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है तो हर एक गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, तो फाइनेंशियली कंडीशन चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे फाइनेंशियली बेसिकली इंडिपेंडेंसी रहेगी या बेसिकली कहा जाए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो उस केस में क्या होगा कि हम अपने डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, घर के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि मान के चलिए अभी आप फाइनेंशियली क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, घर पे कोई भी डिसीजन होता है तो आपका डिसीजन कोई ना कोई लेता है, इसलिए क्योंकि आप फाइनेंशियली ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है ना। जैसे मान के चलिए कहने का सेंस होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो, आपको कोई फाइनेंस करता है ना, जब आप डिसीजन लेने जाएंगे तो उसके बारे में या उसके राय को जरूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको फाइनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे भी कहीं कहा जाता है कि जब हम यूनिलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट का उसका अपना पर्सनल रेवेन्यू सिस्टम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, जिससे कि उसको क्या मिल सके, तो उसको एक फाइनेंशियली ऑटोनॉमी मिल सके। ठीक हो, तो ये ऑटोनॉमी जब मिलने का मतलब क्या होता है कि जब हम बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू उनके फिक्स होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में भी दिखाया जाता है, जैसे आप जीएसटी देते हैं, है ना, तो जीएसटी में भी एसजीएसटी सीजीएसटी लगा रहता है, स्टेट को अलग मिलेगा, सेंटर को अलग मिलेगा। तो ये एक बेसिकली कहा जाएगा कि ये दोनों के बीच में पार्ट होते हैं, जिससे कि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें, या बोला जाए कि वो अपने डिपेंडेंसी के ऊपर जो है रोक लगा सके कि हम अपना जो पर्सनल डिपेंडेंसी है, हम फाइनेंशियली अपने आप पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड नहीं है। किसी और पे डिपेंड होने का मतलब क्या होता है कि हमारे डिसीजन में उसका इंटरफेयर बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि हम पड़ोसी अपने पाकिस्तान की बात करेंगे, बेचारे के पास बहुत प्रॉब्लम है ना, जब भी देखा जाए तो उसके डिसीजन कुछ और लेना चाहता है। अमेरिका वाले कहते नहीं, डिसीजन आपका कुछ और हो जाएगा, बेचारे को डिसीजन अपनी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली ऑटोनॉमी नहीं है। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि हर एक स्टेट के पास अपनी पर्सनली फाइनेंशियली ऑटोनॉमी है कि इस जगह से इसको इतना रेवेन्यू मिलेगा। जीएसटी की बात करें तो 50% जीएसटी उसको मिलता है, अगर उसके स्टेट से जितना भी जीएसटी का कलेक्शन हुआ तो 50% उसको मिलेंगे। उसके अलावा मान के चलिए जो भी शेयर आपको यहाँ से मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है, या अदर टैक्स जो उसके स्टेट से लिए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो होता है आपको मिलते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका जो है ये कंडीशन होता है। सातवां जो फीचर्स होता है वो कहता है कि किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ड्यूल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब ये ड्यूल ऑब्जेक्टिव करने का मतलब क्या होता है कि उसके पास क्या होना चाहिए, द फेडरल सिस्टम हैज द ड्यूल ऑब्जेक्टिव दैट इज द सेफ गार्ड, है ना, सेफ गार्ड एंड द प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब एक वर्ड आ जाता है कि आखिर ये सेफ गार्ड है क्या, है ना। सेफ गार्ड करने का सेंस क्या होता है कि जब सेफ गार्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि संभावित खतरों से सुरक्षा देने वाली वस्तु, है ना। मतलब कहने का सेंस क्या बनता है कि आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास इतना अधिकार जरूर होना चाहिए कि दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है आपको सप्रेस ना कर सके, उसको दबा ना सके या आपके अधिकार को छीना ना जा सके। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है आपका, है ना, सेफ गार्ड। या कहा जा सकता है कि अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में तो सोवर्जिनिटी की मैटर की बात करेंगे कि आपका अधिकार क्षेत्र में आप ही की जो बात है वो चले, आप दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो उस पर कहीं पे ऑक्यूपाइड ना करें। जैसे हमने कहा कि मान के चलिए एक स्टेट की बात करें जहां पे सेंट्रल में भी उसी की गवर्नमेंट है और स्टेट में उसी की गवर्नमेंट है, तो स्टेट अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो उसमें बार बार सेंटर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो आपके पास अपना अधिकार है, आपके अधिकार में कोई दूसरा व्यक्ति क्या हुआ है कि उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या होता है, सेफ गार्ड है। दूसरा क्या है कि हम अपने अधिकार में इतने भी मशगूल नहीं हो जाए कि हम अपने देश की यूनिटी को खतरा में डालें। मतलब अगर यूनिटी की बात है तो हम अपने अधिकार को भी रक्षा करते हुए कुछ ऐसे डिसीजन ना ले जिससे देश की यूनिटी खराब हो सके। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव को जो है मिला जुला के चलना चाहिए जिससे कि देश को उसका साथ में हम लोग रन करा सके। तो ये 7 जो होते हैं बेसिकली कहा जा सकता है कि ये फीचर्स हैं। इन 7 में से हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जरूर जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं इस चीज के, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बस इसमें फीचर्स की बात करेंगे। अगला जो वीडियो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म और साथ साथ में बात करेंगे कि हाउ द इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल कंट्री और नॉट, क्यों ऐसा कहा जाएगा कि फेडरल कंट्री है कि नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट्स। If you have any doubt, then you can be comment below, and if you have any suggestions, just write in the comment. Thank you for all your support. Thank you to everybody. Have a nice day.